आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। एक और ज़मीन वापस लेने की कार्रवाई में हाइड्रा ने रंगारेड्डी जिले के नरसिंगी में 60 करोड़ रुपए की 3000 वर्ग गज ज़मीन वापस ले ली। यह कार्रवाई इस शिकायत के बाद की गई कि अनुदया हाउसिंग सोसाइटी में पार्क की ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया था। अधिकारियों ने उस जगह पर बाड़ लगा दी थी, जिससे लोगों के इस्तेमाल के लिए पार्क के तौर पर विकसित किया जाएगा। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को उनके हालिया आश्वासन पर घेरा कि जयशंकर भूपापल्ली जिले को खत्म नहीं किया जाएगा और वादे निभाने में उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने याद दिलाया कि रेवंत रेड्डी और कांग्रेस नेताओं ने 6 गारंटी और 420 वादे किए थे, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया गया। आज भूपापल्ली में नगर पालिका चुनाव अभियान के तहत एक भरी हुई रोड शो को संबोधित करते हुए रामाराव ने रेवंत रेड्डी के बयान का जिक्र किया कि भूपापल्ली जिले को खत्म नहीं किया जाएगा और पूछा कि मुख्यमंत्री को तेलंगाना के विचारक प्रोफेसर के जयशंकर के नाम पर रखे गए जिले को खत्म करने की बात कहने का अधिकार किसने दिया? क्या रेवंत रेड्डी ने यह जिला बनाया? क्या उन्होंने इसका नाम प्रोफेसर जयशंकर के नाम पर रखा? क्या वह यहाँ मेडिकल कॉलेज लाए? उन्होंने पूछा, जिसके जवाब में भीड़ ने केसीआर के नारे लगाए। उन्होंने बीआरएस सरकार के दौरान किए गए कामों की लिस्ट दी, जिसमें 1000 डबल बेडरूम घर, 19,000 सिंगरेनी आश्रितों को नौकरियां और मजदूरों के क्वार्टर शामिल हैं। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 2 सालों में ऐसे वादों को भरोसेमंद बनाने के लिए क्या हासिल किया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पर एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी एक ऐसे आदमी को भारत रत्न देने की योजना बना रही है जिसने अंग्रेजों को 6 दया याचिकाएं लिखी थी। एक समय आएगा जब बीजेपी महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को भी भारत रत्न से सम्मानित करने पर विचार करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर जो लोग बोल रहे कि भारत रत्न उनको दिया जाना चाहिए, सुनो आरएसएस वालों, हैदराबाद सरजमीन दखन के मौलवी अलाउद्दीन थे, जिन्होंने मक्का मस्जिद के इमाम थे, खुतबा दिया रमजान के महीने में, जुमे के दिन पूरी मजमे को लेकर मौजूदा सुल्तान बाजार अंग्रेजों की रेजिडेंसी थी। मौलवी अलाउद्दीन गए, वहां पर एहतजाज किए, क्योंकि औरंगाबाद में मुजाहिद आजादी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। निजाम की हुकूमत थी, निजाम अंग्रेज उनकी हिफाजत करते थे। अब सोचो, उस जमाने में एक मुसलमान हुक्मरान है, अंग्रेज उसकी हिफाजत करते हैं। जो मौजूदा बोलारा में वहां पर अंग्रेजों की फौज रहती थी। कैसा वो जय्यद आलिम होगा, कैसा वो जय्यद इंसान होगा जिसने मुस्लिम हुक्मरान जिसकी हिफाजत अंग्रेजों की फौज करती थी, सवों के मजमे को लेकर मौजूदा मक्का मस्जिद से सुल्तान बाजार गए, हमला हुआ, वहां से वो बच के निकले। तुर्रेबाज खान ने गोलियां चलाई अंग्रेजों के ऊपर। बाद में मौलवी अलाउद्दीन को गिरफ्तार किया गया। बताओ आरएसएस वालों, उस काला पानी का पहला मुजरिम तुम्हारा आदमी था या मुसलमान था? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि बीआरएस ने अपने शासन में फोन टैपिंग करके ब्लैकमेलिंग की और सहारा लिया। बीआरएस को ब्लैकमेल राजनीतिक समिति बताते हुए उन्होंने दावा किया कि बीआरएस नेताओं ने टेलीफोन टैपिंग के जरिए लोगों को ब्लैकमेल किया और सैकड़ों करोड़ लूटे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस पार्टी के खाते में 1500 करोड़ रुपए गलत तरीकों से जमा किए गए थे। मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के नगर पालिका चुनावों के अभियान के तहत मुलुगु जिले में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बीआरएस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव पर पार्टी के 10 साल के शासन के दौरान सत्ता का दुरुपयोग करने और गलत तरीके से धन कमाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने बीजेपी सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, जो पहले बीआरएस में थे, उनका हवाला देते हुए कहा कि व्यापारियों के फोन टैप किए गए और उन्हें अपनी संपत्तियां ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं और क्या ही मैं कर सकता हूं।
मुझे किसी वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता। अगर उन्होंने मेरे खिलाफ केस किया है तो मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि मैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हूँ और उनके खिलाफ रहूँगा। कहाँ केस दिया है भाई? चलो जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्या करूंगा। आसिफुद्दीन ओवैसी जो है उन्होंने सर कंप्लेन लॉन्च किया आपके ऊपर में। कहाँ? वीडियो का लेकर क्या क्या? मैं कोई वीडियो के बारे में नहीं जानता हूँ, और अगर मेरे बुरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो, क्या आपत्ति है? मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा। बांग्लादेशी का घुसपैठियों का हम खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता बंडी संजय कुमार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना में नगर निगम चुनाव के लिए 100 करोड़ रुपए की डील की है। करीमनगर में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की और जिले में विकास का वादा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एहसास हो गया है कि बीजेपी चुनाव में 50 डिवीजनों में जीतेगी और मेयर पद का सीट हासिल करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि वे AIMIM के साथ मिलकर करीमनगर नगर निगम जीतने के लिए आखिरी समय में वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। करीमनगर कलेक्ट्रेट रेवेन्यू गार्डन में शुरू हुई रैली में भारी भीड़ देखने को मिली, जिसमें महिलाओं सहित हजारों पार्टी के गमछा पहने समर्थक जय बीजेपी, जय मोदी और जय जय बंदी संजय के नारे लगा रहे थे। ये जुलूस टावर सर्कल पहुंचने से पहले कई अहम जगहों से गुजरा, जिससे पूरा शहर पार्टी के बैनर तले रंग गया था। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ने जमकर MIM और कांग्रेस पर निशाना साधा था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने संजय कुमार और किशन रेड्डी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने घोषणा की है कि उन्होंने तेलंगाना को सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपए का फंड दिया है। यही लोग अब वोट मांग रहे हैं, यह दावा करते हुए कि वे केंद्र सरकार से फंड लाएंगे और विकास करेंगे। क्या लोगों को उन पर भरोसा करना चाहिए? वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिणी राज्य को केंद्र सरकार से फंड में उनका सही हिस्सा नहीं मिल रहा है। बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के बारे में कहा जाता है कि अगर वे 1 रुपया देते हैं तो भारत सरकार फंडिंग के तौर पर 6 रुपये लौटाती है। बंदी संजय कुमार और जी किशन रेड्डी जैसे केंद्रीय मंत्री तेलंगाना के लिए भारत सरकार से अतिरिक्त फंड क्यों नहीं ला पा रहे हैं? केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों के लिए कई प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं, लेकिन तेलंगाना के लिए एक भी नहीं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कर्नाटका के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि जब भी राहुल गांधी संसद में प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। क्या प्रधानमंत्री शब्द असंसदीय माना जाएगा? हमने स्पीकर को यह भी कहते सुना है कि महिला सांसद प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर सकती हैं। स्पीकर के पास ऐसी कौन सी इंटेलिजेंस है जो गृह मंत्री अमित शाह के पास नहीं है? क्या सदन चलाने का यही तरीका है? बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या की हिरासत पर कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि हमने उन्हें गिरफ्तार किया और फिर छोड़ दिया क्योंकि वह कुछ विरोध प्रदर्शन और मुद्दे खड़े कर रहे थे। पुलिस ने उनसे कहा कि वह उस जगह के बजाय फ्रीडम पार्क में वहीं प्रदर्शन करें, इसलिए उन्हें एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया था। अब तेजस्वी सूर्या को मेरा बस यही सुझाव है कि कम से कम इन सभी पहलुओं पर ध्यान दें। केंद्र सरकार को हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारा पैसा देना है, जो भी जायज़ पैसा हमारे पास आना है वह आना चाहिए। यह भारत सरकार और कर्नाटक सरकार दोनों द्वारा चलाए जाने वाला प्रोजेक्ट है, हमें मिलकर काम करना है। यह एक दूसरे पर आरोप लगाने का समय नहीं है। जब भी टैरिफ में बढ़ोतरी होती है, मुझे लगता है कि यह एक सामूहिक फैसले से लिया गया है। अब यह एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ क्यों चल रही है? बेंगलुरु मेट्रो किराए में बढ़ोतरी पर बीजेपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि बेंगलुरु में मेट्रो किराए में बढ़ोतरी पूरी तरह से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि मेट्रो MD की नियुक्ति उसी ने की है। बेंगलुरु मेट्रो के सभी टेंडर राज्य सरकार ही बुलाती है और उनकी निगरानी करती है। किराया तय करने वाली कमेटी ने भी रिपोर्ट MD रविशंकर को सौंपी थी, जिन्हें कर्नाटक सरकार ने नॉमिनेट किया है। किराया तय करने वाली रिपोर्ट केंद्र सरकार को नहीं भेजी गई थी। इसे लागू करने का फैसला सिर्फ राज्य स्तर पर लिया गया था, इसलिए यह बढ़ोतरी पूरी तरह से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के विपक्ष के कदम पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि स्पीकर का अपमान हुआ है और उन पर इतना दबाव डाला गया है कि उन्हें खुद बयान देना पड़ा। महिला सांसद PM पर हाथ नहीं उठा सकती। मेरे समेत 11 कांग्रेस सांसद हैं और
सभी बहुत गंभीर हैं। यह बयान बहुत गलत है और सरकार के दबाव में दिया गया था। स्पीकर साहब का खुद मैंने पहले भी बोला निरादर किया गया है और स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। अभी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता। और 11 महिला एमपी हैं, मैं एक हूँ और 10 और हैं कांग्रेस की, उनमें से किसी को आप देखिए सब सीरियस लेडीज़ हैं। कोई ऐसे थोड़ी है कि जाके पीएम साहब को कुछ करेंगे। बिल्कुल गलत है, ये कहना गलत है और हमारी समझ में कहना गलत है। उनको नहीं कहना चाहिए था और उनके पे प्रेशर डाला गया है सरकार द्वारा, इसीलिए उन्होंने कहा है। क्योंकि उस दिन मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई हाउस में आने की, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई तो फिर उसके बाद सफाई स्पीकर दे रहे हैं उनके लिए, तो गलत बात है ना। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मैं बजट पर बोलने आया था लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया, मैं दोबारा फिर आऊंगा। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि वित्त मंत्री तो सदन में बैठे भी नहीं थे, मुझे लगता है कि उन्हें पता था कि सदन स्थगित हो जाएगा। तो बजट पे बोलने के लिए आया था। अभी लग रहा है कि सरकार को या स्पीकर को पार्लियामेंट चलाने की कोई इंटरेस्ट नहीं। तो अभी हम 2 बजे फिर आएंगे, देखेंगे क्या होता है। मुझे राहुल गांधी बोलना चाहते थे लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया था। जी, वो तो बजट के पहले बोलना चाहता था कुछ क्लैरिफिकेशन जो जिस के लिए तो जवाब देना चाहिए। तो वो जवाब देने के बाद बजट डिबेट के लिए हम पूरे कोऑपरेशन करने के लिए आए थे जी। लेकिन क्या करूं, मैं तो दोपहर को फिर कोशिश करूंगा। अभी मुझे जाने दीजिए। तो शशि थरूर जी का एक कहना है कि एक बार फिर से ये कोशिश करेंगे। रिजिजू साहब कह रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं चलने देना चाहते, कांग्रेस नहीं चलने देना चाहती। देखिए आप उनसे ही पूछिए ये कैसे हो सकता है कि बजट डिबेट पे फाइनेंस मिनिस्टर बैठी भी नहीं थी। मेरे ख्याल में उनको पता था कि वो लोग इसको अडजर्न करने वाले थे, कोई भी बहाना। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे आप लोग? वो तो मेरे हाथ में नहीं है, आप नेतृत्व से पूछ लीजिए। बीजेपी मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों के पीएम मोदी से मिलने दिल्ली जाने पर तिरुवनंतपुरम के मेयर वीवी राजेश ने कहा कि मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व और खुशी हो रही है कि पीएम मोदी ने हमें दिल्ली बुलाया है और उस ट्रिप के सिलसिले में हम उन संबंधित मंत्रियों से मिलने का प्लान बना रहे हैं जो तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन के विकास के लिए कुछ योगदान दे सकते हैं। मैंने तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन के सेक्रेटरी को उन एजेंसियों के नाम और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने का निर्देश दिया है जिनके लिए कॉरपोरेशन पहले ही लाइसेंस जारी कर चुका है। 50 पार्षद और हमारे नेता एक साथ जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कहा कि अमूमन जो आरएसएस प्रमुख बयान देते हैं उनके ऊपर हम अपना मत व्यक्त नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा रुख है कि वे जो कहते हैं वह एक प्रकार से दिशादर्शक होता है और उस पर आगे टिप्पणी करना हमारी प्रथा नहीं है। देखिए, अमूमन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक जी बयान देते हैं उसके ऊपर हम कभी दूसरा बयान नहीं देते या उसके ऊपर हम कभी अपना मत व्यक्त नहीं करते, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि वे जो बोलते हैं ये एक प्रकार से दिशा दर्शक होता है। उस पर वापस किसी ने अपनी बात को रखना ये हमारे में प्रथा नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं कि पीएम सीएम के बड़े भाई होते हैं। वह सीएम है और मैं पीएम हूं, इसलिए पीएम को सीएम की रिक्वेस्ट माननी होगी। आगे उन्होंने कहा कि हम मंदिरों को फिर से बचाने के लिए फंड दे रहे हैं, जबकि बीजेपी मंदिरों के नाम पे वोट मांग रही है। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, कोई भी देश का प्रधानमंत्री हर मुख्यमंत्री का बड़ा भाई है। तो वो प्रधानमंत्री है, मैं मुख्यमंत्री हूँ। तो प्रधानमंत्री ही हैज टू ओबलेज रिक्वेस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स। तो ये बड़ा भाई छोटा भाई का ये मामला हमेशा चलता रहता, उससे कोई फायदा नहीं है। और मंदिरों के बारे में हम पैसे देके मंदिर को सुधार रहे, बीजेपी वाले मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हम किसी मंदिर मजहब के नाम पे हम वोट नहीं मांगेगा। हम बीजेपी जैसा नहीं है, हमारे जिम्मेदारी जो है हम जिम्मेदारी निभाएंगे। इसीलिए हम भद्राचलम से लेकर बासरा तक जो मंदिर है हर मंदिर के लिए हम पैसे दे रहे हैं। राजन्न सिरसिल्ला जिला से लेकर समक्का सारलमा तक हम लोग पैसे देके हम डेवलप किए।
तो बीजेपी जैसे हम वोट मांगने के लिए दिखावट के लिए हम कोशिश नहीं करते, दिखावट के काम हम नहीं करते। चुनाव में लोग जवाब देंगे। अभी आदमी को तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर वो तो जो भाषा बोल रहे हैं उसको बूथ में जनता ने जवाब देंगे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।